हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसमें कुल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम छठे नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 5 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए इसे 2 से 4 बार जरूर देखिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने जनवरी में 3 पालियों में होने वाली है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए और वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए। और जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो सब ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 का प्रश्न नंबर 1 से। दीदी की रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपये प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? दीदी की रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपये प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 150 रुपये प्रति प्लेट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को कितनी नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, एनआरएचएम की जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। एनआरएचएम की जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के विकास को लेकर किन लोगों को व्यापक सोच के अधीन काम करना चाहिए? महिलाओं के विकास को लेकर किन लोगों को व्यापक सोच के अधीन काम करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीति निर्माताओं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोगों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोगों का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जो है यह गैर संचारी रोगों का उदाहरण है। बाकी कैंसर, मधुमेह, यह दोनों जो है यह संचारी रोगों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गांवों में स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? गांवों में स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय डैश से बना है? हृदय डैश से बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हृदय जो है यह मेसोडर्म से बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माँ और शिशु की देखभाल। यह तीनों कार्य किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संचारी रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र की शुरुआत गर्भाशय से रक्त और उत्तक पदार्थ के स्राव के डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत
गर्भाशय से रक्त और उत्तक पदार्थ के स्राव के डिस्चार्ज को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक या तीव्र विटामिन विषाक्तता किसके कारण होती है? अल्पकालिक या तीव्र विटामिन विषाक्तता किसके कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय भालू का जिगर खाना। ध्रुवीय भालू का जिगर खाने से अल्पकालिक या तीव्र विटामिन विषाक्तता इसका कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कार्यों में से कौन सा कार्य रक्त द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्सर्जन में दिए गए कार्यों में से कौन सा कार्य जो है रक्त के द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है यह रक्त के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण की गतिविधियों को किसके दौरान देखा जा सकता है? मतलब भ्रूण की गतिविधियां जो है यह कितने महीने के दौरान देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दूसरी तिमाही के दौरान भ्रूण की गतिविधियों को देखा जा सकता है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों के बीच बदलती रहती है। कब बदलती रहती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हर महीने बदलती रहती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों के बीच हर महीने बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में जन्म दोषों की रोकथाम के लिए एक महिला के लिए सबसे आवश्यक पोषण तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मुख्यतः Hg में मापा जाता है। मरकरी, Hg जो है यह मरकरी का सिंबल है। रक्तचाप मुख्यतः Hg में मापा जाता है। Hg से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मरकरी। मरकरी जो है यह इसका Hg से तात्पर्य है। Hg से तात्पर्य पारा से है और रक्तचाप को पारा के किलोमीटर की इकाइयों में मापा जाता है। रीडिंग हमेशा जोड़े में दी जाती है। पहले ऊपरी को सिस्टोलिक मानते हैं और उसके बाद निचला को डायस्टोलिक मानते हैं। तो Hg में क्या मापा जाता है? Hg से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मरकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के संबंध में उचित नहीं है। शैशवावस्था के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिकता की अवस्था। नैतिकता की सही और गलत के बीच अंतर जानने की क्षमता है और किसी व्यक्ति में विकसित होने में लंबा समय लगता है। तो यह जो है यह उचित नहीं है। नैतिकता की अवस्था जो है यह शैशवावस्था के संबंध में उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को क्यों वरीयता दी जाती है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को क्यों वरीयता दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह संवेदनशील होती है इसलिए उसे वरीयता दी जाती है। जब मातृ और शिशु कल्याण की बात आती है तो महिलाओं को स्वाभाविक रूप से प्रथम वरीयता दी जाती है। ये वे जटिल क्षेत्र हैं जिसमें भारत को सुधार करना अपेक्षित है, इसीलिए महिलाएं संवेदनशील होती है इसलिए उन्हें वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी का उच्चतम स्तर मौजूद होता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी का उच्चतम स्तर मौजूद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काला करंट। अगला प्रश्न है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है।
यह युद्ध और शांति से संबंधित निर्णय लेता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यह युद्ध और शांति से संबंधित निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के। विटामिन के जो है यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। एक बार अनुवादित होने के बाद विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का बनाने वाले घटकों के परिवर्तन में शामिल हो जाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो उच्च रक्त जमावट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? मानव रक्त के लिए लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हीमोग्लोबिन जो है यह लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपके अंगों और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो यह जो मानव रक्त जो है यह लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमोग्लोबिन इसका जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक दाता है? दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओ जो है यह रक्त समूह एक सार्वभौमिक दाता है और सार्वभौमिक जबकि ए बी एक सार्वभौमिक रिसीवर है। ए बी जो है यह सार्वभौमिक रिसीवर है और ओ जो है यह सार्वभौमिक दाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र में 6 प्रमुख अंग हैं और यह 6 कौन कौन सा है आपको बताते हैं। सबसे पहला है सामान्य सम्मेलन, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद और चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित है। यह 6 इसका संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए की कमी। बच्चों में विटामिन ए की कमी अंधेपन का मुख्य कारण है। मानव आँखों को विभिन्न कार्यों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है जिसमें कॉर्निया का पोषण और सुरक्षा भी शामिल है जो आँख के सामने को स्पष्ट आवरण है। कॉर्निया चोट और घाव के प्रति संवेदनशील होता है जिसके परिणाम स्वरूप अंधापन हो सकता है। तो दुनिया भर में जो है बच्चे में अंधेपन का प्रमुख कारण किसके कारण होता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप सामान्यतः क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप सामान्यतः बढ़ता है। उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तचाप एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जो वृद्ध वयस्कों में आम है। आपके शरीर की रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क जिसे संवहनी तंत्र के रूप में जाना जाता है उम्र के साथ बदलता है। धमनियां सख्त हो जाती है जिसमें रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है? दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी। प्राप्तकर्ता ए बी है और दाता जो है यह ओ है। सार्वभौमिक दाता जो है यह ओ है और सार्वभौमिक रिसीवर जो है यह ए बी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आश्रित होना। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो सभी एएनएम छात्राओं के पास पहुंच सके और वो हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। बेरी बेरी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी विटामिन C की कमी होने का खतरा किसे है? स्कर्वी जो है यह विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है और यह होने का खतरा किसे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लंबे समय से जो शराब पीने वाला व्यक्ति है उसे स्कर्वी रोग होने का खतरा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लंबे समय से शराब पीने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की गई थी? भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1982 ईस्वी में की गई थी। NMHP को 2003 में 2 योजनाओं को शामिल करने के लिए पुनः प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सदियों से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ रहा है? सदियों से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ क्या रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गर्भावस्था के क्षेत्र में। सदियों से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ है गर्भावस्था के क्षेत्रों में। महिला का स्वास्थ्य उनके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है, फिर भी अनेक वर्षों तक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ गर्भावस्था तथा प्रसव में दी जाने वाली मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से है। यह सेवाएं आवश्यक है परंतु यह केवल महिलाओं की मां की भूमिका का ही ध्यान करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाह्य जनन अंग का विकास किसके दौरान होता है? बाह्य मतलब हो गया बाहर के जनन अंगों का विकास किस दौरान होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहली तिमाही में इसका विकास होता है। बाह्य जनन का विकास पहली तिमाही के दौरान होता है। यह गर्भधारण के बाद 12 सप्ताह की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 1952 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थी। इसे 2 अक्टूबर 1952 को लॉन्च किया गया था और इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, विकासशील भ्रूण में कौन सी परत एक्टोडर्म को एंडोडर्म से अलग करती है? विकासशील भ्रूण में कौन सी परत एक्टोडर्म को एंडोडर्म से अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेसोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहली परतें हैं जो प्रत्यारोपित ब्लास्टोसिस्ट के विभेदन का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अंततः एक्टोडर्म को एंडोडर्म से अलग करने वाली एक तीसरी परत उभरती है और इस परत को मेसोडर्म कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कोशिका की विभेदन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कोशिका की विभेदन करने की क्षमता को स्टेमनेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, कोशिका की विभेदन करने की क्षमता को स्टेमनेस कहा जाता है, ये तो बता दिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग अभ्यास में न्याय के सिद्धांत को लागू करने का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग अभ्यास में न्याय के सिद्धांत को लागू करने का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी रोगियों को उनकी सामाजिक स्थिति
की परवाह किए बिना स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच प्रदान करना। सभी रोगियों को उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच प्रदान करना, इसका यह एक न्याय के सिद्धांत को लागू करने का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत कट जाती है? मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत कट जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंडोमेट्रियम जो है यह कट जाती है। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी और उन्हें रक्त समूह के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आरएच कारक का नाम दिए गए विकल्पों में से किससे लिया गया है? आरएच कारक का नाम दिए गए विकल्पों में से किससे लिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बंदर से लिया गया है। आरएच को मानव रक्त में एंटीजन की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए बुनियादी परीक्षण में रिसस बंदरों के रक्त के उपयोग के संदर्भ में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग में नैतिक दुविधा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग में नैतिक दुविधा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक नर्स को यह तय करना होता है कि मरीज के अग्रिम निर्देश का पालन करना है या परिवार के अनुरोध का। तो यह जो हमारा उदाहरण है यह नर्सिंग में नैतिक दुविधा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक नर्स को यह तय करना होता है कि मरीज के अग्रिम निर्देश का पालन करना है या परिवार के अनुरोध का। अगला प्रश्न है, कौन सा नैतिक ढांचा इस विचार पर आधारित है कि सही कार्य वह है जो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा या कम से कम नुकसान पहुंचाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपयोगिता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयोगिता। अगला प्रश्न है, जिस चरण के दौरान मासिक धर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस चरण के दौरान मासिक धर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मासिक धर्म चरण। जिस चरण के दौरान मासिक धर्म होता है उसे मासिक धर्म चरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुपिक चरण को क्या कहा जाता है? कुपिक चरण को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रसार चरण। कुपिक चरण को प्रसार चरण भी कहा जाता है। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैर सरकारी संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में सभी मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टिवर्धक के साथ साथ हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेटिनॉल। विटामिन ए, जिसे आमतौर पर रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, यह आइसोप्रेनॉइड अल्कोहल है जो दृष्टि विकास, प्रजनन और उपकला ऊतक रखरखाव के लिए आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है यह विटामिन जो है दृष्टिवर्धक के साथ साथ हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की क्या भूमिका है? आईसीजे की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यह राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है यह हमारे इसमें 4 कथन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की क्या भूमिका है? तो इसमें हमारा 4 कथन दिया गया है। ICJ अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अगला है यह राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। और दूसरा है ICJ के पास अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार है। और चौथा है न्यायालय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल दो जो है इसका सही कथन है। इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यह राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है। रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका पहला कथन जो है यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह कथन हमारा सही है। दूसरा है WMO की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई, जो 1873 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। यह भी हमारा सही है। और तीसरा है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WMO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीनों कथन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है बचपन के अनुसार मिथ्या परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है पहले मासिक धर्म प्रवाह को क्या कहा जाता है? पहले मासिक धर्म प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनार्के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन शैशवावस्था का नहीं है? कौन सा कथन शैशवावस्था का नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खेलों में रुचि जो है यह कथन जो है शैशवावस्था का नहीं है। बाकी स्वार्थी व स्वकेंद्रित, क्षणिक मित्रता और संवेगों का प्रदर्शन, यह तीनों कथन जो है यह शैशवावस्था का है। और कौन सा नहीं है? तो खेलों में रुचि जो है यह शैशवावस्था का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बनती है? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉलिक एसिड। मेगाब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है, जो प्यूरिन और थायमिन संश्लेषण में कमी का कारण बनता है, जिससे कोशिकाएं DNA को संश्लेषित करने और बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है?
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन भोजन में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और शरीर के वसायुक्त ऊतक और यकृत में संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें हमारा पहला जो है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है। और अगला है, कन्वेंशन एक बच्चे को 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी इंसान के रूप में परिभाषित करता है जब तक कि राष्ट्रीय कानून के तहत वयस्कता की आयु पहले प्राप्त न हो जाए। और तीसरा है, व्यक्ति बाल अधिकार समिति में अपील कर सकते हैं कि यदि उन्हें लगता है कि सम्मेलन के अनुसार अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल पहला कथन जो है यह हमारा सही है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? हमारे शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अस्थि मज्जा। हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सालयों के क्षेत्र में महिलाओं का क्या महत्व है? चिकित्सालयों के क्षेत्र में महिलाओं का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। महिलाएं संवेदनशील होती है, वह कर्मठ होती है और वह सुचारू संचालन की दृष्टि से संगठित होती है। चिकित्सालयों के क्षेत्र में महिलाओं का यह तीनों महत्व है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिशु कल्पना का नायक है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉस के द्वारा जो है रॉस ने हमारा जो है इसने बोला है शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 रॉस के अनुसार यह बोला गया कथन है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में अभाव किसका पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नैतिकता का अभाव पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस चीज़ की अति आवश्यक होती है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस चीज़ की अति आवश्यक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देखभाल की अति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाती है? रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकेमिया कहलाती है। यदि लिम्फोसाइटों के स्तर में वृद्धि होती है तो स्थिति को लिम्फोसाइटिक या ल्यूकोसाइटोसिस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में WBC का व्यास लगभग कितना होता है? मानव शरीर में WBC का व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.007 mm। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बढ़े हुए मातृ हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल का संबंध कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्तनपान जो है
इसमें इसमें से स्तनपान जो है यह बढ़े हुए मातृ हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और कोर्टिसोल का संबंधकारी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण के बाद आंतरिक कोशिका द्रव्यमान को बाहरी और आंतरिक में विभेदित किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म में विभेदित किया जाता है। प्रत्यारोपण के बाद आंतरिक कोशिका द्रव्यमान को बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म में विभेदित किया जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए एंटीबॉडीज में कौन सा रक्त प्लाज्मा में बनता है। दिए गए एंटीबॉडीज में कौन सा रक्त प्लाज्मा में बनता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स रक्त प्लाज्मा में बनते हैं। अगला प्रश्न है एक कोशिका की दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाइनरी विखंडन कहा जाता है। एक कोशिका की दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को बाइनरी विखंडन कहा जाता है। आगे देखेंगे सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राम स्तर पर इसकी भूमिका होती है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका ग्राम स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के मात्र 1 महीने के बाद विकासशील मानव भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हृदय बनता है। विकासशील भ्रूण में बनने वाला पहला अंग हृदय है। यह गर्भावस्था के 1 महीने के बाद बनता है। मस्तिष्क को विकसित होने में अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न है सामान्यतः मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं। सामान्यतः मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 22 जोड़े होते हैं। सामान्यतः मनुष्य में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है एक नर्स को अभी अभी एक चिकित्सक से एक मरीज को दवा देने का आदेश मिला है। नर्स जानती है कि यह दवा मरीज के मेडिकल इतिहास के आधार पर उसके लिए वर्जित है। नर्स को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दवा को रोक कर रखें और चिकित्सक को मतभेद के बारे में सूचित करें। प्रश्न क्या है, एक नर्स को अभी एक चिकित्सक से एक मरीज को दवा देने का आदेश मिला है। नर्स जानती है कि यह दवा मरीज के मेडिकल इतिहास के आधार पर उसके लिए वर्जित है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दवा को रोक कर रखें और चिकित्सक को मतभेद के बारे में सूचित करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक सिद्धांत है जो नर्सिंग अभ्यास का मार्गदर्शन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वायत्तता। स्वायत्तता जो है यह एक नैतिक सिद्धांत है जो नर्सिंग अभ्यास का मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय तरीके से योग शब्द की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महर्षि पतंजलि पहले व्यक्ति थे। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में पतंजलि द्वारा हुई थी और इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्राणुवाहिनी। शुक्राणुवाहिनी जो है यह पुरुष प्रजनन का घटक है और महिला का है अंडाशय की एक जोड़ी, गर्भाशय और डिंबवाहिनी। यह तीनों महिला प्रजनन प्रणाली का घटक है। आगे देखेंगे अजन्मे बच्चे का लिंग इसी दौरान आकार देता है। अजन्मे बच्चे का लिंग
किस दौरान आकार देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर युग्मक द्वारा निषेचन। नर युग्मक द्वारा निषेचन और जन्मे बच्चे का लिंग आकार लेता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एपिडर्मिस। एपिडिडर्मिस में शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, योगसूत्र के लेखक कौन है? योगसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है यह योगसूत्र के लेखक हैं। योगसूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है और यह 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल के पहले पतंजलि ने किया था। तो इसके लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, धौती जो है यह अष्टांग योग नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान कब शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था के अंत में स्तनपान शुरू होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के कितने दिन बाद प्रत्यारोपण होता है? निषेचन के कितने दिन बाद प्रत्यारोपण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 से 11 दिन बाद प्रत्यारोपण होता है। निषेचन के 8 से 11 दिन बाद प्रत्यारोपण होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंत जो है हमारा इंटेस्टाइन, यह टाइफाइड से शरीर को प्रभावित करता है। आंत को जो है यह प्रभावित करेगा टाइफाइड होने से। अगला प्रश्न हो जाएगा, गर्भावस्था में पानी टूटने से यह संरचना टूट जाती है। गर्भावस्था में पानी टूटने से कौन सी संरचना टूट जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव का स्तर कम होने से शिशु के विकास में और उसके फेफड़ों के विकसित होने में समस्या आ सकती है। तो गर्भावस्था में पानी टूटने से एमनियोटिक द्रव की संरचना टूट जाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित भ्रूण के प्रसव को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिम्बोत्सर्जन कहा जाता है। प्रसवन एक जटिल न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र द्वारा प्रेरित है। प्रसवन के संकेत पूरी तरह से विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिसे भ्रूण इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित भ्रूण के प्रमुख प्रसव को क्या कहा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिम्बोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 किलो कैलोरी। वसा के प्रत्येक ग्राम में 9 किलो कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वसा। वसा के 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? सीमेंट और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम। कैल्शियम से जुड़े ही एक अन्य यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट को कंक्रीट, सीमेंट, चूना इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए सीमेंट और हड्डियों में कैल्शियम जो है यह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है?
मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल का एक रूप को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल का एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला एसिड होता है। देखने में यह श्वेत से हल्के पीले रंग का होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह देखने में श्वेत से हल्के पीले रंग का होता है और जल में घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए जो है इनमें से कहाँ संचित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यकृत में संचित होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी जिसे रोकथाम योग्य कारणों के कारण हर 6 महीने में से एक मामला और मोतियाबिंद के बाद मोतियाबिंद सर्जरी से अंधेपन के मामले सामने आते हैं। तो विटामिन ए की कमी से दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, एमोक्सिसिलिन डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन जो है यह किसका उदाहरण है? एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन जो है यह किसके उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पद्यासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों को दूर करने में सहायक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेट के रोग को दूर करने में सहायक होता है। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन जो है यह पेट के रोग को दूर करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में सहायक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेतु बंधासन जो है यह सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निषेचित कोशिकाओं को क्या कहता है? निषेचित कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 युग्मनज कहते हैं। निषेचित कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्सिंग प्रैक्टिस में सूचित सहमति क्या है? नर्सिंग प्रैक्टिस में सूचित सहमति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसी मरीज को किसी विशिष्ट प्रक्रिया या उपचार के जोखिमों और लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया जो है यह सहमति प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रैक्टिस में यह सूचित सहमति है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग अभ्यास में गोपनीयता से संबंधित नैतिक मुद्दे का उदाहरण है? तो पहला है, एक नर्स एक मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड दूसरी नर्स के साथ साझा करती है जो मरीज की देखभाल में शामिल नहीं है। और दूसरा है, एक नर्स मरीज की सहमति के बिना मरीज के परिवार के साथ मरीज की स्थिति पर चर्चा करती है। यह दूसरा कथन है। तीसरा हो जाएगा, एक नर्स माता पिता की सहमति के बिना बाल दुर्व्यवहार के एक संदिग्ध मामले की रिपोर्ट उपयुक्त अधिकारियों को करती है। और चौथा है, एक नर्स किसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को मरीज की सुरक्षा एवं गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोपनीयता एक नैतिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है रोगियों की गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नैतिक ढांचा देखभाल को एक भावना
और एक कार्रवाई दोनों के रूप में जोड़ देता है जो नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देखभाल नैतिकता। देखभाल नैतिकता एक ऐसी नैतिक संरचना है जो देखभाल को एक भावना और एक कार्रवाई दोनों के रूप में जोड़ देती है, नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नैतिक अनिश्चितता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन नैतिक अनिश्चितता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐसी स्थिति जहां नर्सों को कार्रवाई के नैतिक तरीके के बारे में संदेह या अनिश्चितताएं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तेजना। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक मानदंड। सामाजिक मानदंड जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो हमारा वीडियो से लाभ उठा सके। और जो भी हम चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।